किसी वज़ीर आज़म के बनने में या उसके अदालत के ज़रिए नायल होने में, या 58-2 भी किसी ज़माने में सदर का इख्तियार होता था, उसके नतीजे में उसकी हुकूमत जाने के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का नाम जुड़ा होता था। 8-10 सालों में एक नई पाकिस्तान में वेव आई थी, और वो ये वेव थी कि 2 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों का भी माजी, दोनों जमातों का कहीं ना कहीं जाकर पीछे जाके देखें तो किसी फ़ौजी जनरल के साथ ही जुड़ा नज़र आता है। पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद और नवाज़ शरीफ साहब तो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर जिलानी साहब ने उनको मुंतखब किया था और पंजाब से उनके सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ था। लेकिन इमरान खान की सियासत लाहौर वाले उस जलसे से ऐसी शुरू होती है कि बाकायदा उसको, वो कहते हैं ना, को गोद ले लिया पूरी जमात को ही उन्होंने, तो इस तरीके से उसको खड़ा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लाहौर का जलसा, कराची का जलसा, 2013 के इंतखाबात, और फिर वो कल्मिनेट करता है 2018 के इंतखाबात में। बहुत सारी मुशाबत है IJI की तश्कील में, जो 88-90 के अंदर मोहतरमा को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बनाई गई, और बहुत ज़्यादा इमरान खान के राइज़ में और PMLN को इक़्तिदार से निकालने में या दूर करने में, दोनों चीज़ों में बहुत मुमासलत है। लेकिन इस पोलिटिकल इंजीनियरिंग का नुकसान ही होगा कि आज पाकिस्तान एक मुकम्मल इंतशार और पोलराइजेशन का शिकार है। इमरान खान इस वक्त हुकूमत के अंदर इंतहाई अनपॉपुलर थे, लेकिन एज अपोजिशन लीडर बहुत पॉपुलर है, और उनका बयानिया फ़ौज को भी परेशान कर रहा है, और PDM की जमातों को जो हुकूमत के अंदर बैठी हैं उनको भी परेशान कर रहा है। हुकूमत में रहते हुए वो सेम पेज की सियासत कर रहे थे, हर चीज़ में सेम पेज था, उनका वज़ीर भी सेम पेज से आता था, उनकी पॉलिसी भी सेम पेज से आती थी। कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन वो भी सेम पेज से होता था। अमेरिका में ट्रंप के साथ क्या तय किए थे वो भी सेम पेज था, हर चीज़ में सेम पेज था। लेकिन 27 मार्च को जब उन्होंने ख़त लहराया और उसके बाद 9 अप्रैल को जब उनकी असम्बलियाँ तोड़ी गई तो, या उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद से जैसे ही वो सेम पेज फटता है तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहना शुरू कर दिया, और यहीं से उनके वो जो सियासी अरूज है, वो पॉपुलैरिटी जो है उसका आगाज़ होता है। लेकिन ये पॉपुलैरिटी कितनी देर आगे चलेगी, ये इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को शायद अपनी गलती का कहीं जाके एहसास हो गया कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत थी, इस जोड़ तोड़ की सियासत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि वो होम ग्राउंड जहाँ पर स्ट्रेंथ थी फ़ौज की, इस्टेब्लिशमेंट की, किसी की हुकूमत जाती थी, किसी की आती थी, फ़ौज के लिए जिंदाबादी का नारा था पूरे पंजाब के अंदर। वहाँ से अगर फ़ौज मुखालिफ कोई नारे लगे हैं या सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन चली हैं जहाँ पर सिटिंग आर्मी चीफ को टारगेट किया गया, तो इसमें यकीनन माजी से उनसे ऐसी कोई गलतियाँ हुई हैं जिसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। उसका वो एहसास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकालेंगे ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2-3 नुक्ते मुझे अच्छे लगे। एक ये था कि दहशत गर्दी के ऊपर बड़ी क्लैरिटी थी कि दहशत गर्दी के साथ सिवाय इसके कि हमने उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके मुकम्मल खात्मा करना है और कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये 75 साल में हमारी पॉलिसी रही नहीं है। अब ये कह रहे हैं तो मैं यकीन रखूँगा कि आइंदा इस पर अमल पैरा भी वैसे ही नहीं। ये ना हो कि दोबारा TTP से मोहब्बत जाग जाए, दोबारा कोई जैश कोई जत्था यहाँ दोबारा पलना शुरू हो जाए, फिर मुझे इनका बयान जो है दोबारा परखना पड़ेगा कि सही बोला या नहीं बोला। दूसरा हिस्सा उनका होल्ड बैक किया उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट से। वो ऐसे बयान नहीं दिए जो माजी करीब में बेशतर DGISPR भी और आर्मी चीफ भी देते रहे वक्तन फ़वक्तन, जहाँ नज़र आता था कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ माइल नज़र आते हैं। अपने आप को होल्ड बैक किया उन्होंने उस चीज़ से, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन्स रन करती हैं, तीसरा हिस्सा उनका गुफ्तगू का उसके हवाले से था। उसमें एक तखसीस करनी ज़रूरी है फ़ौज को भी और हुकूमत वक्त को भी, PDM को भी। जो तो एक शख्सी आज़ादी है, एक आम आदमी एक आज़ादी के साथ अपनी राय दे रहा है, वो मेरे ख़िलाफ़ दे रहा है, वो फ़ौज के ऊपर दे रहा है, वो आर्मी चीफ़ की कोई पॉलिसी या फ़ौज की पॉलिसी पसंद नहीं आती तो उसके ऊपर डंडा नहीं बरसना चाहिए। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से, मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से या किसी और जत्थे की जानिब से, जहाँ 25-30 लोगों को मुलाजम रख कर 500-700 ऐसे फेक अकाउंट्स रन किए जाते हैं जहाँ पर आप मर्ज़ी के ट्रेंड सेट करते हैं। उसमें आप किसी को भी निशाना बना सकते हैं, आप किसी के ऊपर जो मर्ज़ी तहज़ीर में मेज़ गुफ्तगू कर लें, उसकी फ़ोटोशॉप पिक्चर्स डाल लें या कुछ भी कह लें फ़ौज के चीफ़ के मतलब, DGISI के मतलब। ये क्रिमिनल एक्ट है। ऑर्गेनाइज मीडिया सेल्स, एक शख्सी आज़ादी को कुचलने का हक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइज मीडिया सेल्स के ज़रिए फेक प्रोपेगेंडा करना उसके ऊपर चेक होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट उनका कि क्या सियासी जमातों में उनका कोई फेवरेट है, क्या कह रहे हैं DGISPR, सुनिए। ये तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये किसी भी मुल्क में अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच, किसी एक ख़ास नज़रिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है।
अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। ये इनका कि इस तरीके से एक इंतशार फैलेगा, बिल्कुल सही और सच्चा बयान है, लेकिन इसके ऊपर अमल पैरा होना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये जो बहुत सारे मैंने अभी सोशल मीडिया सेल्स का जिक्र किया जो ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा करते हैं, इसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार है। पिछले 4-5 सालों में ये उसका हिस्सादार थे जहाँ पर ये सोशल मीडिया ट्रॉल्स को तरबियत दी जाती थी। ये जो यूट्यूबर्स जहादी हैं, 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं हमारे, इसके अंदर इनको ट्रेन करने में, सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने में, जर्नलिस्टों को, एंकर्स को निशाना बनाने में इन्होंने रोल अदा किया। तो तौबा भी करने की ज़रूरत है और आइंदा से इस्लाह भी करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के मफाद के अलावा कोई और एजेंडा सामने नहीं रहना चाहिए। और सियासी जमातों में कोई पसंदीदा है या नापसंदीदा है, उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का तो काम ही नहीं है कि कैंपेन्स रन करे और एजेंडा सेटिंग करे। दूसरा इशू कि क्या इन दरपेश जो चैलेंजेस हैं इसका हल क्या है, वो भी बताइएगा। दुश्वार चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आज़मा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए। जो अफवाज सियासत या कि एक मज़हब या एक ख़ास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, इसके ख़िलाफ़ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है। पॉलिटिकल डायलॉग सोल्यूशन है जिसकी तरफ वो कह रहे हैं और हम सब भी रोज़ कहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग सोल्यूशन है, लेकिन सियासतदान इनिशिएटिव लेने की बजाय अभी भी फ़ौज की तरफ देख रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है हमारी पॉलिटिकल एलीट की, बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान की, कि बजाय ये कि ख़ुद से इंगेज करें, कमेटियाँ बनाएं, बातचीत करें, प्रपोजल्स टेबल पर रखें, वो छुप के रात के अंधेरे में चाहते हैं कि कोई एक जनरल आए, उनको साथ बिठाए और गारंटी कर दे कि ये तरीकाकार है, इससे आगे बढ़ जाएं। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद सियासतदानों की है, जिसकी वजह से वो अभी भी GHQ की तरफ देख रहे हैं। इलेक्शंस के लिए क्या फ़ौज मुहैया की जा सकती है? इलेक्शन के बारे में जो अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। जो हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं, उस पर मुबनी है, वो इनपुट जा चुका है।